हेलो एवरीवन। हमारा आज का रिवीजन का टॉपिक है चैप्टर नंबर 16 इंटरनल ऑडिट। इस चैप्टर से आप जहां तक बात है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की, वन क्वेश्चन फॉर 4 और 5 मार्क्स का एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड एमसीक्यूज एक या दो एमसीक्यू इधर स्टैंड अलोन या फिर एज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड केस स्टडी। सो चैप्टर की वेटेज लगभग ये मानकर चलिए 0 से लेकर 7 और 8 मार्क्स तक की है। मींस हो सकता है इस चैप्टर से कुछ भी ना आए और हो सकता है ये चैप्टर 7 to 8 मार्क्स की कवरेज कर जाए। चैप्टर बहुत छोटा और बहुत आसान चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरनल ऑडिट के मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप के साथ। हाउ वी कैन डिफाइन द टर्म इंटरनल ऑडिट? इंडिपेंडेंट एश्योरेंस किसके ऊपर? ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस so as to enhance the governance and achieve the organizational objective. मीन्स जो एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल हैं उनकी इफेक्टिवनेस के ऊपर एंड जो एंटिटी के रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज हैं उनकी एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट सो दैट हम गवर्नेंस को एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। नाउ एक तो बात हो गई यहां पर कि ये एक एश्योरेंस एक्टिविटी है, बट इंटरनल ऑडिट एश्योरेंस के बियॉन्ड भी काम करती है। इंटरनल ऑडिटर मे बी आस्क्ड टू प्रोवाइड कंसल्टेशन, टू गिव एडवाइस। तो the services of internal audit function may go beyond the assurance so as to include advisory or consultation activities in the internal audit. The scope of internal audit, it is not restricted to financial transaction but also extend to review of all operations of the entity so as to evaluate the overall effectiveness of the management decisions. Internal auditor has to review and report. He is not expected to take upon himself the functions of the operational manager. So, क्योंकि हमने इंटरनल ऑडिट के स्कोप में जो एंटिटी के ऑपरेशंस हैं उनके रिव्यू को कवर किया है, दैट डज नॉट मीन कि इंटरनल ऑडिटर ऑपरेशन फंक्शंस में अपने आप को एंगेज करेगा। ऑपरेशनल मैनेजर्स अलग है, इंटरनल ऑडिटर अलग है। इंटरनल ऑडिटर ऑपरेशंस की इफेक्टिवनेस को रिव्यू करता है, ऑपरेशनल मैनेजर ऑपरेशंस की डे टू डे एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। सो इस चीज का ध्यान रखिएगा, इंटरनल ऑडिटर से हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो ऑपरेशनल मैनेजर के फंक्शंस को एज्यूम करेगा। इंटरनल ऑडिटर नीड टू review the operations and issue a report on the effectiveness of the operations. Now, इसके बाद स्टैट्यूटरी प्रोविजंस इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें से एमसीक्यू भी फ्रेम हो सकता है और केस स्टडी भी फ्रेम हो सकती है। अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर। Prescribed companies shall be required to appoint an internal auditor, and companies who are required to appoint the internal auditor are prescribed in rule number 13 of Companies Account Rules 2014. Accordingly, every listed company, irrespective of any limit, unlisted public companies having paid up share capital 50 crore rupees or more during the preceding financial year, turnover 200 crore or more during the preceding financial year, outstanding loans or the borrowing from the bank or PFI exceed 100 crore at any time, at any point of time during the preceding financial year. यहां पर ध्यान रखिएगा, इक्वल टू का साइन एज सच नहीं है,
बाय मिस्टेक ऐसा हो सकता है, इंटेंशनली तो मुझे नहीं लगता कि 100 करोड़ और 100 करोड़ 1 रुपए से कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज आते हैं। जब बाकी सब जगह पर पेड अप कैपिटल 50 करोड़ और मोर, टर्नओवर 200 करोड़ और मोर, डिपॉजिट्स 25 करोड़ और मोर, ये फिगर्स लिखी हुई हैं, तो लोन एंड बोरोविंग के अंदर एक्सीडिंग 100 करोड़ लिखना कोई एज सच इंटेंशनल तो नहीं हो सकता, बाय मिस्टेक हो सकता है, बट लॉ को हम अपने आप चेंज नहीं कर सकते। तो आप ध्यान रखिएगा, आप एक्सीडिंग वर्ड के साथ ही काम करेंगे। At any point of time during the preceding financial year, and outstanding deposits of 25 crore or more at any point of time during the preceding financial year. So in case of unlisted public company, if any of these four conditions got satisfied during the immediate preceding financial year, that company is required to appoint an internal auditor. However, in case of private company, we need to consider only the two condition. Condition number one, if the turnover is 200 crore or more during the preceding financial year, or outstanding loan or borrowings from the bank or public financial institution exceeding 100 crore or more at any point of time during the preceding financial year. तो हमारे पास इन टोटल 4 लिमिट हैं, 25, 50, 100, 200। इन 4 लिमिट्स में जो 25 की लिमिट है ग्रेटर देन और इक्वल टू, 50 की लिमिट ग्रेटर देन और इक्वल टू, 100 की लिमिट ग्रेटर देन, 200 की लिमिट ग्रेटर देन और इक्वल टू। 25 करोड़ की जो लिमिट है ये डिपॉजिट्स के आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स के लिए है, ये पेड अप शेयर कैपिटल के लिए है, ये लोन्स के आउटस्टैंडिंग अमाउंट के लिए है, और ये टर्नओवर के लिए है। चारों की चारों कंडीशंस कंसीडर होंगी इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। हाउएवर, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी ओनली 2 कंडीशंस आर कंसीडर्ड। तो आप लिमिट्स को 25 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई टू 50, 50 मल्टीप्लाई टू 100, 100 मल्टीप्लाई टू 200, इस तरीके से याद रख पाएंगे। 25 करोड़ डिपॉजिट्स के लिए है, 50 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल के लिए, 100 करोड़ लोन एंड बोरोविंग्स के लिए, 200 करोड़ टर्नओवर के लिए। और ये लिमिट जो देखी जाती हैं सारी ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। 25 की लिमिट एंड 200 करोड़ की, 25 एंड 100 की लिमिट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स, जैसे मान लीजिए ड्यूरिंग द पीरियड बिगनिंग में लेस देन 25 है, एट द एंड लेस देन 25 है, बट यदि बीच में 25 करोड़ या उससे ज्यादा हो गया, देन इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करने की कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि यहां दोनों जगह पर लोन के केस में एंड डिपॉजिट्स के केस में क्योंकि आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वर्ड यूज किया गया है। हु कैन बी द इंटरनल ऑडिटर? Either a chartered accountant, whether in practice or not, or a cost accountant or such other professional. ऐसा नहीं कि कोई भी पर्सन, such other professional as decided by the board, and that person may or may not be an employee of the company. जरूरी नहीं है कि इंटरनल ऑडिटर एक आउटसाइडर इंडिपेंडेंट पर्सन हो, he may be employee of the company. Activities that are performed by the internal audit function as per SIA Standard on Internal Audit 210, जिसका नाम है Managing the Internal Audit Function. Managing the Internal Audit Function, the activities covered in Internal Audit Function include: number 1, to define overall plan, scope and methodology of internal audit function, to oversee and monitor various audit assignments, their proper planning, execution, reporting and subsequent closure of reported observation, to plan, acquire, engage and review the
performance training and development of professional staff, talent, and other resources. To identify whether there is a requirement of external expert, source, engagement, and managing the work of external experts. Communicate and engage with all the stakeholders. Develop and maintain a quality evaluation and improvement program. So, theoretically 4 to 5 marks का क्वेश्चन पुट किया जा सकता है. What are the activities that are covered in the internal audit function? Mention those activities in accordance with the relevant standards on internal audit. So, as per SIA standard on internal audit 210, that is managing the internal audit function, the activities that are covered within the internal audit function includes to define overall plan, scope, and methodology of internal audit function, to oversee and monitor various audit assignments, their planning, execution, reporting of finding, and subsequent closure of reported observations, to plan, acquire, engage, and review performance, training, and development of professional staff, talent, and other resources. In relation to external experts, the internal audit function includes identification, identifying the source, engagement, and managing the external expert. We need to communicate and engage with all the key stakeholders regarding the progress of internal audit. We need to develop and maintain a quality evaluation and improvement program. So, पूछा जा सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन के अंदर 4 to 5 मार्क्स का, और इवन एमसीक्यूज में भी आ सकता है. एमसीक्यू में भी आ सकता है. कोई एक्टिविटी इसके अंदर ऐसी डाल दें जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन में नहीं बनेगी. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कवर्ड विद इन द एक्टिविटीज इन द इंटरनल ऑडिट फंक्शन. 3 इसमें से डाल दें और एक और कोई एक्टिविटी डाल दे, जैसे डिजाइनिंग द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम, डिजाइनिंग द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम, या मैनेजिंग द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल फंक्शन. मैनेजमेंट करना इंटरनल ऑडिटर की जिम्मेदारी में नहीं आता. डिजाइनिंग में वो गाइडेंस दे सकता है, बट ओवरऑल डिजाइनिंग उसकी ड्यूटी का पार्ट नहीं होता. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर. Internal auditor need to ascertain adequacy of internal control system. Internal control system की डिजाइनिंग, इंप्लीमेंटेशन वो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी का पार्ट है. Internal auditor will ascertain whether the internal control system is adequate, and for that purpose he will continuously examine the accounting procedures and provide adequate safeguards against misappropriation of asset. Internal auditor need to operate independently of the accounting staff. Internal auditor should not to involved in performance of executive function. जो मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था, इंटरनल ऑडिटर से हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो ऑपरेशनल मैनेजर के फंक्शंस को टेक अप ऑन करेगा. He will review the business operation and issue a report over it, but वो इन functions को exercise नहीं करता. तो उसे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस की परफॉर्मेंस में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना. He need to operate independently of the accounting staff. He need to observe facts and the situation and bring them to the notice of authorities who would otherwise would never know them. Critically appraise the management policy and, in case any deficiency is been identified, draw its attention to the management if any correction is required. To associate closely with the management and keep knowledge up to date about all important events that affects the business as well as changes in the business policies.
टू परफॉर्म हिज वर्क विद इंडिपेंडेंस। ये तो बेसिकली बी पॉइंट में ऑलरेडी कवर हो ही गया है कि आपको अपनी एक्टिविटीज को इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करना है। तो एक बहुत आसान टॉपिक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या आता है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की एडिक्वेसी को असर्टेन करना। He need to operate independently of the accounting staff. He is not required to involved in performance of executive function. He need to observe facts and situation and bring them to the notice of authorities. He need to critically appraise the policies of the management and draw its attention to any deficiency, to associate closely with the management and keep knowledge up to date about all the important events and the changes that are made in the business policies, and to perform his work with independence. तो ये हो गई इंटरनल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नाउ डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट प्लान। इंटरनल ऑडिटर in consultation with the governing body TCWG develop and document a plan for internal audit engagement so that internal audit may be carried out in an efficient, effective and timely manner. So it is the responsibility of the internal auditor to develop and document the internal audit plan, but that need to be done in consultation with the TCWG. Internal audit plan should be developed in a manner that all the business processes covering both financial and operating activities are being examined, evaluated or reviewed by the internal auditor. Internal auditor shall adequately balance the following: risk underlying the business processes, value that internal auditor can provide to the organization, efforts involved in conducting the internal audit for a particular business process, risk appetite in the organization, and coverage of all auditable areas within the defined time range. So, it is the duty of the internal auditor to develop and document the internal audit plan in consultation with the TCWG. The purpose is to perform the audit in an efficient, effective and timely manner. The plan to be developed in a manner that all business processes that cover both financial and operational activities are reviewed by the internal auditor, and while developing the plan, auditor shall adequately balance to the risk underlying the business process. जिस प्रोसेस में रिस्क ज्यादा है वहां पर कंपैरेटिवली उसे अपने एफर्ट्स ज्यादा पुट करने चाहिए। वैल्यू दैट इंटरनल ऑडिटर कैन प्रोवाइड टू द ऑर्गेनाइजेशन, efforts involved in conducting the internal audit for a particular business process, risk appetite of the organization and coverage of all auditable areas within the defined time range. Now, scope of internal audit work. इंटरनल ऑडिटर के स्कोप में क्या क्या एक्टिविटीज आती है? नंबर 1, internal auditor is required to review the internal control system and the procedures. Internal auditor is required to review the custodianship and the safeguarding of asset. Internal auditor is required to review the compliance with policies, plans, procedures and regulation. Internal auditor shall review the relevance and the reliability of the information. Internal auditor is required to appraise the organizational structure. Internal auditor is required to review the utilization of resources. Internal auditor is required to review the accomplishment of goals and objectives. So, इंटरनल ऑडिटर के स्कोप में रिव्यू इंक्लूड है किन किन चीजों का? नंबर 1, internal control system and procedure. Number 2, custodianship and safeguarding of assets, compliance with policies, plans, procedure, regulation, relevancy and reliability of information, utilization of resources, accomplishment of goals and objectives and appraisal of organizational structure. इनमें से किसी भी एक्टिविटी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, particularly appraisal of organizational structure, utilization of resources comparatively important है.
दो एक्टिविटी भी दे सकता है, 2+3 नंबर, 5 नंबर के लिए, या 2+2 के लिए। नाउ जनरल बातें इसमें आपको लिखी हुई मिलेंगी, बट इसको भी मैं आपको क्विकली रिवाइज करा देता हूं एक बार। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसीजर्स की रिव्यू करते वक्त ऑडिटर को क्या क्या करना है? ही नीड टू असेस द डिजाइन, operational efficiency and effectiveness of the internal control system. He need to minimize the overall internal audit risk by reviewing the internal control system. Internal audit risk in terms of inherent risk, control risk and the detection risk. Internal auditor need to consider the limitations of internal control and check whether the internal control were in use throughout the period of intended reliance. So, existence, effectiveness and continuity. क्या इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट करता है, वेदर इट इज इफेक्टिव, वेदर इट रिमेन्स कंटिन्यू थ्रू आउट द पीरियड जिसके लिए हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं। नंबर 2, कस्टोडियनशिप एंड सेफगार्डिंग ऑफ असेट। असेट से रिलेटेड क्या क्या चीजों को इंटरनल ऑडिटर एग्जामिन करने वाला है? ही नीड टू वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ द असेट। असेट के रिलेशन में जरूरी हो जाता है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। द पर्सन who is having custody of the asset should not have access to the books of account. So review the segregation of duties, whether the all assets are accounted for. Review the means used for safeguarding the assets against the losses. Review the control system for the intangible assets. So assets की existence को verify करना है, check whether segregation of duties is in place, all assets are accounted for fully, review the means used for safeguarding the assets against losses, review the control system for the intangible assets. Next, review of compliance with policies, plans, procedures and the regulation. Whether the policies, whether the management plan, whether various kind of the procedural activities and the regulations that are applicable over the entity are being complied with or not. Examine system of periodical review of the existing policies, particularly when there is a change in the method and nature of operations of the enterprise. So यदि बिजनेस एंटिटी के ऑपरेशंस के मेथड्स में, नेचर में किसी भी तरह का चेंज आता है, तो क्या एग्जिस्टिंग पॉलिसीज की पीरियोडिक रिव्यू का सिस्टम एग्जिस्ट करता है कि हम अपनी पॉलिसीज को नए मेथड एंड नेचर ऑफ ऑपरेशंस की अकॉर्डिंग जहां पर भी चेंजेस रिक्वायर्ड है कर पाए। पॉइंट आउट स्पेसिफिक वीकनेसेस इन कंप्लायंसेस एंड सुजेस्ट द रेमेडियल एक्शन। ये बेसिकली जो 4-5 पॉइंट है ये रीडिंग वाले ही हैं, इतना ज्यादा लर्न भी नहीं कर पाओगे। लर्निंग के ऊपर जो आपका फोकस है वो 2 पॉइंट पर रहना चाहिए। नंबर 1 अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड नंबर 2 रिव्यू ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बाकी चीजें याद कर लेंगे और बाकी चीजें रीड कर लेंगे। थोड़ा सा रिस्क है कि यदि इनमें से आ गया तो मुझे लगता है रीडिंग कर रखी होगी, कुछ ना कुछ रेलिवेंट पॉइंट आप डेफिनेटली फ्रेम कर पाएंगे। बट यदि लगता है रिस्क नहीं लेना, ओके, सारे याद करिए, फिर इतना टाइम आपको देना पड़ेगा ज्यादा। नेक्स्ट वन, रिव्यू ऑफ द रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसके लिए ऑडिटर नीड टू रिव्यू द इंफॉर्मेशन सिस्टम सो एज टू इवेलुएट द रिलायबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन दैट आर मेड अवेलेबल टू मैनेजमेंट एंड टू द एक्सटर्नल एजेंसी। कि whether the information system is produces the information that is relevant, reliable and accurate. Examine the accuracy and reliability of financial and operational records. Examine whether the reporting is by exception. That means whether the report highlights the deviations, changes, exceptions, significant and distinctive features separately. Now, this one is particularly important. Appraisal of organizational structure.
इंटरनल ऑडिटर को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का अप्रेजल कंडक्ट करना है टू असर्टेन whether the organizational structure is in harmony with the objectives of the enterprise and whether the assignment of responsibility is in consonance with therewith. मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिजाइन की गई है क्या वो इट इज इन हार्मनी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आर बीन असाइंड टू वेरियस अथॉरिटीज, उसी के बेसिस पर पर्सन को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की हिरार्की में, ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की में एडिक्वेटली प्लेस किया गया है. टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट. सो फॉर दिस पर्पस इंटरनल ऑडिटर शैल review the manner in which various activities are grouped for managerial control. Different activities like production से related purchases, thereafter sales, marketing, employee promotion, etc. How the various activities are grouped for the managerial controls. Examine the organizational chart so as to find out whether the organizational structure is simple and economical and no function enjoy over undue dominance over the others. Ensure that responsibilities of the managerial staff at the headquarters do not overlap with the chief executive at the operating unit. हेडक्वार्टर का मैनेजरियल स्टाफ एंड ब्रांचेस का, डिपार्टमेंट का, ऑपरेटिंग यूनिट का चीफ पर्सन, इनके फंक्शन आपस में ओवरलैप तो नहीं हो रहे. एग्जामिन द रीजनेबलनेस ऑफ द स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑफ ईच एग्जीक्यूटिव. स्पैन ऑफ कंट्रोल दैट मींस अ नंबर ऑफ पर्सन बीइंग कंट्रोल्ड बाय अ मैनेजर. And at the same time we need to examine whether there is a unity of command. That means one person get the direction only from his boss. Evaluate the process of managerial development in the enterprise. तो इस क्वेश्चन में को 2+3 में भी फ्रेम किया जा सकता है या 1+4 मार्क्स के लिए भी फ्रेम किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले आएगा कि इंटरनल ऑडिटर कंडक्ट एन अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. व्हाट इज द पर्पस? तो पर्पस है वेदर द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इट इज इन हार्मनी विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज एंड वेदर द असाइनमेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज इन कॉन्सोनेंस देयरविद. नंबर 2 पर पूछा जाएगा इन पर्पस को अचीव करने के लिए व्हाट आर द एक्टिविटीज इंटरनल ऑडिटर शुड कैरीड आउट. रिव्यू द मैनर इन विच द एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड फॉर मैनेजरियल कंट्रोल. Examine the organizational chart to find out whether the structure is simple and economical and no function enjoy undue dominance over the other. Ensure that responsibility of managerial staff and headquarters do not overlap with the functions of chief executive at the operating unit. Reasonableness of the span of control of each executive. Ensure whether there exists unity of command and evaluate the process of managerial development in the enterprise. तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना है, थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है. दूसरा थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिव्यू ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. चेक whether proper operating standard and norms are established and they are detailed enough to be identifiable with the specific operating responsibilities. तो ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, ऑपरेटिंग नॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं एंड वो इतने डिटेल्ड हैं कि आप एक स्पेसिफिक ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जैसे आप मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंस, उनकी क्वांटिटी, उनकी प्राइसिंग, उनकी यूटिलाइजेशन, कंजप्शन एटसेट्रा, अलग अलग स्टैंडर्ड्स फिक्स करते हैं. जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस, सब यूजेस वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस. तो आपने ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स को एस्टैब्लिश किया है एंड दे आर डिटेल्ड एनफ कि आप उन्हें स्पेसिफिक ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं. परचेज, यदि रॉ मटेरियल परचेज करना है
तो वहां पर परचेज मैनेजर की जिम्मेदारी में प्राइस के कंट्रोलिंग है, कितना परचेज करना है वो भी क्वांटिटी उसी के कंट्रोल में है, परचेज की क्वांटिटी, बट कंजप्शन की क्वांटिटी प्रोडक्शन मैनेजर के कंट्रोल में है। तो हम जब बात करते हैं कि जो ये ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स हैं, दे आर टू बी डिटेल्ड एनफ टू बी आइडेंटिफाइएबल विद द स्पेसिफिक ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वहां पर इसकी डिविजन्स हैं कि हम इन्हें डिवाइड कर पा रहे हैं टू एप्रोप्रिएट लेवल्स। Review the methods by which the operating standards and norms are being established. Examine the assumptions made while setting the standard to ensure whether the assumptions are appropriate, reasonable, and necessary. Consider the reasons for wide divergence between actual performance and the standard, that is variance analysis. Identify the facilities that are underutilized, जैसे idle capacities. So, इंटरनल ऑडिटर को इन रिलेशन टू यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है। ही नीड टू चेक वेदर द प्रॉपर स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स आर बीन एस्टैब्लिश्ड एंड दे आर डिटेल्ड एनफ सो एज टू बी आइडेंटिफाइएबल विद द सेपरेट ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Review the methods of establishing the operating standard and norms. Examine the assumptions made while setting the standard to ensure whether these assumptions are appropriate and necessary. Consider the reasons for the wide divergence between the actual performance and the standard. Identify the facilities that are underutilized. तो ये जो दो टॉपिक हैं, एक अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड नंबर 2 रिव्यू ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये दोनों टॉपिक पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। नेक्स्ट, रिव्यू ऑफ accomplishment of the goals and the objectives. Auditor need to review the overall objective so as to evaluate whether the objectives are clearly stated and attainable. Examine whether the objectives are expressed in quantifiable terms and ensure plans are sufficiently flexible to permit the improvements in implementation. So, this is about the scope of internal audit work and the development of internal audit function, internal audit plan. Next one, integrity, objectivity, independence and other qualities of the internal auditor. ये बड़ा बेसिक सा टॉपिक है, क्विकली रीड करते हैं। Internal auditor shall be free from any undue influences which force him to deviate from the truth. So this independence shall not be not only in mind but also in appearance. Internal auditor shall resist undue pressure in establishing the scope of assignment. Overall organizational structure of the key personnel position and reporting of chief internal auditor along with the powers and authorities derived from the superior, it establishes independence of the internal auditor. So organizational structure, key persons की position and reporting of chief internal auditor, power and authority derived by the chief internal auditor from the superior establishes the independence of internal auditor. Internal auditor shall be honest, truthful and person of high integrity. He should operate in a highly professional manner and to be fair in all his dealing. Internal auditor shall conduct his work in a highly objective manner, especially in gathering and evaluation of facts and evidence. तो बड़े बेसिक से पॉइंट है सारे के सारे। नेक्स्ट, असेंशियल क्वालिटीज, ये करना है आपको याद। असेंशियल क्वालिटीज ऑफ एन इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर की असेंशियल क्वालिटीज, इंटरनल ऑडिटर को क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अप्रेज करना है, ही मस्ट हैव एक्सपर्टीज फॉर द इवेलुएटिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, particularly in a relation to financial and accounting aspect. Internal auditor must have accounting and financial expertise. Internal auditor must have the ability to evaluate the operational performance and non-monetary operational control.
Internal auditor must have knowledge of law, taxation, quantitative method, automated system, policies, plans, rules, regulations, etc. Auditor must have understanding of accounting software, ERP system and other application being used by the organization along with the knowledge of basic controls related to IT. Auditor must have understanding of the management principles and technique. Internal auditor must ensure the confidentiality of the information acquired in the course of his work. So, these are the essential qualities which an internal auditor must possess. Next टॉपिक है हमारा परफॉर्मिंग इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट, स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी. स्टेप 1, to obtain knowledge of the business and its environment. Perform audit planning, gathered required information, perform audit check, and then reporting of internal audit issue. In general, हमारी जो भी ऑडिट्स होती हैं उसमें हम इन्हीं स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं. Step 1, to obtain knowledge of the business and its environment. Conduct the meeting with the key stakeholders, board of director and key management personnel so as to obtain an understanding of the organization, business environment, operation, organization, mission, vision and top management expectation from the audit function. इस क्वेश्चन के एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस कंपैरेटिवली काफी कम है, तो यहां पर आप लर्निंग अवॉइड करके रीडिंग पर रह सकते हैं. आफ्टर ऑब्टेनिंग नॉलेज ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट, बिजनेस ऑपरेशंस, ऑर्गेनाइजेशन विजन, मिशन एंड टॉप मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशन, नाउ इंटरनल ऑडिटर नीड टू परफॉर्म ऑडिट प्लान. प्लान द ऑडिट एंगेजमेंट as per SIA 310. Audit plan and scope must be approved by the audit committee and board of director. The work plan must be prepared after evaluation of all the major underlying risk in the process being reviewed and audit checks that are to be performed. So, जो आपने अपने प्लान्स को डेवलप किया है, it is based upon, it is along with consideration of risk जो आपने आइडेंटिफाई किए थे ड्यूरिंग रिस्क असेसमेंट स्टेज RAP while obtaining understanding of the business environment, operation, organization vision, mission and management expectations. Now, once अब जब आपने अपना ऑडिट प्लान डेवलप कर लिया, आपको पता चल गया कि आपको क्या करना है, कब करना है, कितना करना है, क्यों आपकी टीम में से कौन से पर्सन इसे करेंगे. नाउ अब परफॉर्म करिए, काम करिए अपना. ऑब्टेन रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड परफॉर्म द चेक टू एंश्योर करेक्टनेस एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव. एंड इंफॉर्मेशन कोशिश करिए आप डायरेक्ट सोर्स से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें इंस्टेड ऑफ गेटिंग द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द और थ्रू द मैनेजमेंट. नाउ अब जो ये इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया है, इस इंफॉर्मेशन को वी नीड टू इवैल्यूएट, एनालाइज, परफॉर्म सम चेकिंग, जिसके बेसिस पर हम अपनी ऑब्जर्वेशंस को डेवलप करेंगे और फाइंडिंग्स को रिपोर्ट करेंगे. Collect all data and perform analytical procedures so as to identify the key trends. That is to be carried out in accordance with SIA 6 analytical procedure. Wherever required, select the sample in accordance with SIA 5 sampling. Ensure adequate evidences must be collected in accordance with SIA 320 internal audit evidence. Interim report may be issued after proper review of the work performed in accordance with SIA 350, that is review and supervision of the audit assignment. Adequate document of internal audit work needs to be maintained considering the requirement of SIA 330 internal audit documentation.
तो इस तरीके से हमने ऑडिट चेक्स को परफॉर्म किया है। नाउ अब कंटिन्यू करेंगे लास्ट के पॉइंट पर, रिपोर्टिंग। इंटरनल ऑडिटर को अपनी फाइंडिंग्स देनी है ऑडिट कमेटी को, एंड internal auditor shall adhere to SIA 360, that is communicate with the TC management, and SIA 370, that is reporting results। तो आपको अपनी रिपोर्ट, अपनी फाइंडिंग्स किसे देनी है? TCWG को, दैट इज ऑडिट कमेटी, और TCWG में ऑडिट कमेटी को, एंड at the same time we need to adhere with SIA 360, communicate with management, and SIA 370 reporting the results। तो ये जो स्टेजेस हैं बेसिकली, जिस तरीके से हम कोई भी ऑडिट करें, चाहे वो स्टैट्यूटरी ऑडिट है, टैक्स ऑडिट है, मैनेजमेंट ऑडिट है, ऑपरेशनल ऑडिट है, जनरली द एक्टिविटीज, द स्टेप्स दैट आर परफॉर्म्ड, दैट आर कैरिड आउट इन एन ऑडिट जनरली रिमेन्स सेम। नाउ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। वैसे इसके ऊपर May 25 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, स्टेजेस इन द रिपोर्टिंग रिजल्ट। जो इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट है या उसका जो हमारी फाइंडिंग्स है, वो दो स्टेजेस में रिपोर्ट होती है। एक इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट जो एक स्पेसिफिक एरिया, फंक्शन या बिजनेस एंटिटी के एक पार्ट पर होगी। जैसे मैंने परचेज फंक्शन की ऑडिट की, तो मैंने परचेज फंक्शन की ऑडिट रिपोर्ट बना करके दे दी। दूसरी होती है एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, जो पीरियोडिक बेसिस पर बनाई जाती है। जब आपके सारे फंक्शंस परफॉर्म हो गए, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, साल में, तो आपने एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार की है एट द क्लोज ऑफ अ प्लान पीरियड। तो ये बेसिकली फंक्शन वाइज रिपोर्टिंग है, और ये ऑल फंक्शंस की पीरियड वाइज रिपोर्टिंग है। दो स्टेजेस, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट कवरिंग अ स्पेसिफिक एरिया, फंक्शन और पार्ट ऑफ एंटिटी। It is issued at the end of, not period, rather assignment। जब आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई, हाईलाइटिंग द की ऑब्जर्वेशन, आप इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट को इशू करेंगे। It is issued with details of manner in which the assignment was conducted and key finding from the audit procedures undertaken। It is issued to auditee, means client, with copies shared with the local and executive management। दूसरी रिपोर्ट जो हमारी मेन रिपोर्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट। कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट एक पीरियोडिक बेसिस पर इशूड होती है एट द क्लोज ऑफ अ प्लान पीरियड फॉर ऑल द इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज कवरिंग द एंटिटी एंड द प्लान पीरियड। इट इज प्रिपेयर्ड बाय चीफ इंटरनल ऑडिटर, और इन केस ऑफ एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर बाय एंगेजमेंट पार्टनर। It is done on a quarterly basis normally and submitted to the audit committee। Now, अब जो हमारा SIA 370 है रिपोर्टिंग रिजल्ट्स का, ये पर्टिकुलरली इस रिपोर्ट को कवर अप करता है। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट कवरिंग अ स्पेसिफिक एरिया, फंक्शन और पार्ट ऑफ एंटिटी। स्कोप ऑफ SIA 370। SIA 370 it deals only with the first type of report, that is internal audit report pertaining to specific audit assignment and not to the periodic reporting for the whole entity। की एलिमेंट्स क्या होंगे इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के? आपने स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट के की एलिमेंट्स पढ़े हुए हैं, उसी के बेसिस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहां पर हम SIA के थ्रू कौन कौन से मेन एलिमेंट को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड अप्रोच ऑफ ऑडिट असाइनमेंट, a fact that audit has been conducted in accordance with the standard on internal audit, executive summary of key observation covering all important aspects that are specific to the scope of assignment, summary of the corrective action taken required for each observation, and nature of assurance if any that can be derived from the observations। तो यही जो हमारा टॉपिक है ना, ये टॉपिक
इसी के ऊपर मई 25 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। मैं वो क्वेश्चन भी आपको साथ ही एक बार दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 का ए, 5 मार्क्स का, मई 25 के एग्जाम में। Footwear Limited, a manufacturing company, recently appointed you as its internal auditor to review its financial and operational goal. You have to conduct the internal audit in compliance with the standards on internal audit within the framework governing the internal audit. During the audit, you identified misappropriation of inventories and suspected fraudulent activities by a procurement manager. You thought it would be more appropriate to bring the same immediately to the attention of the management. As per the principle outlined in the standard on internal audit, you need to prepare an internal audit covering the audit finding. अच्छा, अब यदि मैं इतने पॉइंट्स को मान लो मैं गायब भी कर दूं, मान लो, और यदि क्वेश्चन में सिंपल ये लिखा होता, explain the stages of internal audit reporting result as per the relevant standard on internal audit and state the key elements to be included while issuing a clear, well documented internal audit report. तो stages दो, की एलिमेंट्स, तो काफी कुछ पेपर के अंदर इन जनरल इंट्रोडक्शन दी गई है। होता क्या था पहले पुराने जमाने में, आंसर्स में इंट्रोडक्शन दी जाती थी, अब क्वेश्चन के अंदर ही इंट्रोडक्शन दी गई, इंटरनल ऑडिट क्या होती है, इंटरनल ऑडिटर ने क्या फाइंड आउट किया। बट क्वेश्चन में यदि वो स्पेसिफिकली कहता है ना ड्राफ्टिंग करो, तब तो मुझे लगता हां अच्छा क्वेश्चन बनाया परेशान करने के लिए। अब यहां परेशान नहीं करवा रहा आपको, रादर आपका टाइम अननेसेसरी स्पेंड करा रहा है इन चीजों को पढ़ने में। चलिए, तो इसके आंसर में दो चीजें आ गई आपकी, नंबर 1 स्टेजेस इन रिपोर्टिंग रिजल्ट एंड नंबर 2 की एलिमेंट्स ऑफ द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। नाउ इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स ऑन एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स के अंदर हमारी डिस्कशंस आएगी बेसिस ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट एंड रेफरेंस दैट ऑडिट हैज बीन carried out in accordance with the standards on internal audit, content and format of internal audit report, and इसके अलावा इंटरनल ऑडिट के डॉक्यूमेंटेशन। इन 3-4 चीजों को फर्दर एक्सप्लेन किया गया है इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड के अंदर। तो सबसे पहले हम बात रीडिंग के पर्पस के लिए है, टॉपिक एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट था वो स्टेजेस का एंड की एलिमेंट्स का था, जिसके ऊपर मई 25 में क्वेश्चन आ चुका है। ये रीडिंग के लिए बेसिस ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड किसके बेसिस पर, ऑडिट प्रोसीजर्स दैट आर बीन कंडक्टेड एंड द एनालिसिस ऑफ ऑडिट एविडेंस गैदर्ड। तो internal audit report is prepared on the basis of these two aspects. Number 1, audit procedures performed, and number 2, analysis of audit evidence gathered. Point number 2, internal auditor यदि ऑडिट को इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट कर रहा है और इस चीज को अपने डॉक्यूमेंट्स के थ्रू सब्सटेंशिएट भी कर सकता है, तो ऑडिट रिपोर्ट में उसे एक स्टेटमेंट देनी है दैट ऑडिट हैज बीन कैरिड आउट और परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट, वेयर audit is conducted in compliance with the standards on internal audit and internal auditor can substantiate the same. The internal audit report shall include a statement confirming that internal audit was conducted
drafted in accordance with the standard on internal audit issued by the ICAI. Content and format of internal audit report. The manner in which the internal audit report is drafted and presented. It is a matter of professional judgment and choice and may differ from person to person. However, जनरली एक टिपिकल ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कुछ चीजों को कवर किया जाना चाहिए, जैसे व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऑडिट, व्हाट इज द ऑडिट पीरियड, executive summary of the observations, summary of critical findings, details of audit findings, rating of highlighted issues like high, medium, low rating in accordance with the rating criteria approved by the audit committee, audit recommendation to improve the control environment, and response received from responsible functional authority containing the action plan and target timelines for action. So ये भी क्वेश्चन वैसे तो मुश्किल है, क्योंकि मेन तो है की एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। बट अब यही चीज स्टडी मटेरियल ने दोबारा भी कवर कर रखी है, व्हाट शुड बी द एलिमेंट्स ऑफ ए टिपिकल इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। तो एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यदि पूछ लिया जाए तो आपके आंसर इन पॉइंट्स पर बेस्ड होने चाहिए। इन पॉइंट्स को यदि आप ऊपर दिए गए वाले पॉइंट से मैच करोगे, ओवरव्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड अप्रोच, ऑडिट स्कोप परफॉर्म, executive summary of the key observation, executive summary and summary of critical findings, detailed audit findings, summary of the corrective actions required। यहां पर audit recommendation word यूज किया गया है, to improve control environment। नेचर ऑफ एश्योरेंस वो वहां पर नहीं है। तो अब ये थोड़ा सा उलझन वाला विषय है कि यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया व्हाट शुड बी द एलिमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, तो हमारे आंसर में ये पॉइंट्स आने चाहिए या ये पॉइंट आने चाहिए। जो एप्रोप्रिएट आंसर है वैसे ये है की एलिमेंट्स। तो यदि क्वेश्चन कवर करता है की एलिमेंट्स को, जैसे May 25 में क्वेश्चन आया, स्टेट द की एलिमेंट टू बी इंक्लूडेड व्हाइल इशूइंग अ क्लियर वेल डॉक्यूमेंटेड इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। तो की एलिमेंट्स में आप इन पॉइंट्स को कवर करेंगे। बट यदि क्वेश्चन आया व्हाट शुड बी द एलिमेंट ऑफ अ टिपिकल इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, टिपिकल इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, तो आप इन पॉइंट्स को कवर करेंगे। अब ये चीज है तो आपस में मतलब होना एक ही टॉपिक चाहिए था, बट स्टडी मटेरियल ने इन्हें दो टॉपिक्स में कवर किया हुआ है, तो आपको भी इन्हें अलग अलग फॉर्म में ही याद रखना पड़ेगा। और इस चीज का ध्यान भी रखना, क्वेश्चन की एलिमेंट पर आया या एलिमेंट ऑफ अ टिपिकल ऑडिट रिपोर्ट। एज सच सब्जेक्ट सेम है, बट आंसर थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन। फॉर कंप्लायंस विद SIA 370 फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। नंबर 1, जो आपकी इंटरनल ऑडिट की ड्राफ्ट रिपोर्ट है और जो फाइनल रिपोर्ट है उसकी एक कॉपी रखिए अपने पास, और मैनेजमेंट का एक्शन प्लान साइंड बाय द रिस्पेक्टिव मैनेजमेंट पर्सन। सो ये थे हमारे एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स ऑन एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रीड जरूर करना है MCQ में यदि कोई क्वेश्चन फ्रेम कर लिया तो। फॉलो अप।
फॉलो अप में SIA 390 that is monitoring and reporting of prior audit issues. Monitoring and reporting of prior audit issues. Now पॉइंट नंबर 1 जनरल पॉइंट्स है, इन्हें रीड करना है. चीफ इंटरनल ऑडिटर is responsible for continuously monitoring the closure of prior period issues through timely implementation of action plan. एक्शन प्लान को बनाना, उसे इंप्लीमेंट कराना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये मैनेजमेंट की है. ऑडिटर क्या करेगा? मॉनिटर करेगा कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर क्या एक्शन प्लान को टाइमली इंप्लीमेंट कराया जा रहा है. इन मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ प्रायर ऑडिट इश्यूज, जो ऑडिट रिपोर्ट में दिए गए थे, जो मैटर एड्रेस किए गए थे, जिसके ऊपर मैनेजमेंट ने एक्शन प्लान बनाया, तो क्या वो एक्शन प्लान इंप्लीमेंट हुआ? उसका रिजल्ट क्या है? यदि क्या वो मैटर क्लोज्ड हो गया, जैसे कहीं पर इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस थी, तो क्या वो मैटर क्लोज्ड हो गया, उस वीकनेस को रिमूव कर दिया गया? तो इसके रेफरेंस में एक एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाई जाएगी प्रीवियस ऑडिट की. इट इज विद इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर. इंटरनल ऑडिटर शुड रिव्यू वेदर फॉलो अप एक्शन इज टेकन बाय द मैनेजमेंट, और यदि मैनेजमेंट ने सुजेशंस पर, इंप्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड पर, रिकमेंडेशंस पर काम नहीं किया, देन आस्क द रीजंस फ्रॉम द मैनेजमेंट. If management has not acted upon the suggestions or not implemented the recommendation, ascertain the reasons. जहां पर मैनेजमेंट ने रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट कर ली, नेसेसरी एक्शन इनिशिएट कर लिया, इंटरनल ऑडिटर शैल रिव्यू the manner and extent of implementation of the recommendation and report to the management highlighting the recommendation that are not being implemented fully or partly. ये तो बड़ी बेसिक सी बातें हुई कि चीफ इंटरनल ऑडिटर, आपकी ड्यूटी बनती है कि जो आपने प्रायर ऑडिट पीरियड के अंदर इश्यूज रेज किए थे, जिसके ऊपर मैनेजमेंट ने अपना एक्शन प्लान डेवलप किया था, वेदर that action plan is implemented fully or partly or not, whether the जो वीकनेसेस थी, जो प्रायर पीरियड में आइडेंटिफाई हुई थी, उन पर करेक्टिव एक्शन ले लिया गया या नहीं लिया गया. Wherever corrective action is not been taken, ascertain the reasons therefore. तो इसके ऊपर इंटरनल ऑडिटर की ड्यूटी में आता है एक एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑन प्रायर ऑडिट इशू. तो ये पार्ट इसका इंपॉर्टेंट है. What should be the elements of action taken report? Number 1, reference to the previous audit reporting that contain the reported issue. Number 2, implementation action that is been agreed by the management along with the target implementation date. Number 3, status of action taken by the management and may be classified whether implemented or not implemented. Residual risk and rating for any unimplemented plan. Audit findings that are not implemented for long period of time. Any critical audit finding that require immediate action. So ये आपको याद रखने हैं. नंबर 1, आपको एक्शन टेकन रिपोर्ट में रेफरेंस देना है प्रीवियस ऑडिट रिपोर्टिंग का दैट कंटेन द रिपोर्टेड इशू. नंबर 2, implementation action that is agreed by the management along with the target implementation date. Thereafter, status of action taken by the management and classified as the implemented or not yet implemented. Residual risk and rating for any unimplemented action. Audit findings that are not implemented for long period of time and any critical audit findings that require immediate attention. चलिए नेक्स्ट टॉपिक,
सिंपल टॉपिक है, ये इंटरमीडिएट लेवल का है, बट क्वेश्चन फाइनल में भी पूछा जा सकता है। को टॉपिक बहुत सिंपल है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरनल ऑडिटर एंड द एक्सटर्नल ऑडिटर? It is obligatory for the statutory auditor to examine the scope and effectiveness of the audit carried out by the internal auditor. तो इसके लिए स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या करेगा? He will examine internal audit department, strength of the internal audit staff, qualification of the internal audit staff and their power. तो सबसे पहले तो जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसने इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को या इंटरनल ऑडिट टीम मेंबर्स को, उन्हें उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी एक्सपीरियंस, उनकी नॉलेज, उनका काम करने का तरीका, इन चीजों को एग्जामिन किया। Only after being satisfied that the internal audit team is qualified enough to carry out the internal audit work, he further evaluate the work performed by the internal audit team. External auditor, as part of his audit, evaluate the internal audit function to the extent he considered that it will be relevant in determining the nature, timing and extent of his compliance and substantive procedure. तो क्या मैं as a statutory auditor will be able to rely on the work performed by the internal audit team? तो इसके लिए इंटरनल ऑडिटर के फंक्शन को इवेलुएट किया जाएगा so that statutory auditor may be able to determine his nature, timing and extent of compliance and substantive procedure. If he rely on the work performed by the internal auditor, then his compliance and substantive procedure will be somehow relaxed one. Depending upon the evaluation, external auditor may be able to apply less extensive procedure than would otherwise be required. तो यदि मुझे पता है कि इंटरनल ऑडिटर ने अपने काम को सेटिस्फैक्टरली परफॉर्म किया है और मैं उसके काम पर रिलाई कर सकता हूं, तो मेरे प्रोसीजर की एक्सटेंट डेफिनेटली कम हो जाएगी। तो यहां पर एक रिलेशनशिप के अंदर हम इन्हीं चीजों की बात करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वर्क दैट इज बीन परफॉर्म्ड बाय द इंटरनल ऑडिटर एंड द एक्सटर्नल ऑडिटर ओवरलैप, दे जनरली ऑफ द सेम नेचर. फॉर एग्जांपल, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, evaluation of examination of the accounting system, examination of the financial transaction, review of operating activities. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्राइमरीली इंटरनल ऑडिट के स्कोप में आती है, एक्सटर्नल ऑडिटर के स्कोप में बहुत ज्यादा नहीं आती, बिकॉज एक्सटर्नल ऑडिटर को जो रिपोर्ट देनी है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की एक्यूरेसी के ऊपर देनी होती है. डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट, ये तो मुझे नहीं लगता कभी भी पूछा जाएगा फाइनल लेवल पर. इंटरनल ऑडिट परफॉर्म्ड बाय, नंबर वन, इट इज एन इंडिपेंडेंट फंक्शन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. It may be performed by independent person within organization or by external body. Internal audit का scope क्या है? To determine adequacy of operational controls of organization. Appointment will be by the audit committee or board of director. His report are being used by the top management and statutory auditor. Area of reporting comprises of weakness in internal control and the effectiveness of the operational activities. स्टेटस, ही मे बी एन एम्प्लॉय. बट यदि हम एक्सटर्नल ऑडिट या ऑडिटर की बात करते हैं, तो एक्सटर्नल ऑडिटर विल बी ए इंडिपेंडेंट पर्सन विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ही विल बी एन आउटसाइड टू द ऑर्गेनाइजेशन. उसका एग्जामिनेशन के स्कोप में मेन आता है एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अपॉइंटमेंट बाय द मेंबर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी. Users, all stakeholders. His audit report is being issued to all the stakeholders. Area of reporting. He expresses his opinion on the true and fairness of the financial statements of the company. And status of auditor. External auditor need mandatorily not an employee. उसकी इंडिपेंडेंस के लिए ये जरूरी है, उसकी कोई भी रिलेशनशिप एज ए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं होनी चाहिए विद द क्लाइंट. नेक्स्ट वन, ये थोड़ा सा फिर भी लर्निंग के लिए जरूरी है.
how the external auditor evaluate the internal audit function. For that purpose, external auditor evaluate organizational status, scope of function of internal auditor, technical competency of the team member of internal audit, and whether due professional care is being exercised by the team of internal audit. Organizational status evaluate whether the internal audit is undertaken by an outside agency or by an internal audit department within the organization. यदि ये एक आउटसाइड एजेंसी है तो इसके ऊपर ज्यादा रिलाई किया जा सकता है इन कंपैरिजन टू department within the entity. Any restriction that is been placed upon by the management over the work of the internal auditor should be carefully evaluated. Scope of function: ascertain nature and depth of coverage of assignment which internal auditor discharges for the management. Also ascertain to what extent management consider and act upon the recommendations of internal auditor. Technical competency: ascertain कि जो internal audit work है it is been performed by the person having technical training and the proficiency. For that purpose, auditor need to review the experience and qualification of the person who are undertaking the internal audit work. Due professional care: ascertain whether internal audit work appears to be properly planned, supervised, reviewed and documented. So इस टॉपिक के अंदर से लर्निंग वाला टॉपिक ये है इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन बाय द एक्सटर्नल ऑडिटर और स्टैट्यूटरी ऑडिटर. नेक्स्ट मिसलेनियस, 3 टॉपिक हैं इसमें हमारे पास. इंटरनल ऑडिट एज अ मैनेजमेंट फंक्शन, नंबर 2 ऑडिट ट्रेल, एंड नंबर 3 फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई एम्प्लॉय एट्रिशन रेट. मैनेजमेंट फंक्शन. इंटरनल ऑडिट फंक्शन एक मैनेजमेंट फंक्शन है. क्यों? क्योंकि इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट के बताए हुए काम को ही परफॉर्म करता है. वो बात अलग है क्योंकि इट इज ए ऑडिट एक्टिविटी, तो हम यहां पर एक इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं. तो मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच द अफेयर्स ऑफ एन एंटिटी are conducted in a manner that its objectives are attained through the optimum utilization of the available resources. Management functioning comprises of 5 main functions like planning, organizing, staffing, directing and controlling. तो ये जो 5वां फंक्शन है मैनेजमेंट का, इसके अंदर इंटरनल ऑडिट कवर होता है. Internal audit is an important element of the management controlling function. It helps the management to set up appropriate systems and the processes so as to mitigate various kind of risk. Internal auditor is expected to report on identified gaps and area of weak internal control, to identify the root cause of the problem and suggest the appropriate remedial action or the steps to mitigate the risk and strengthen the internal control environment of the organization. Hence, internal audit is seen as an important function that helps the management to achieve the organizational goal and perform its function in an orderly manner. तो जहां तक इंटरनल ऑडिट के मैनेजमेंट फंक्शन होने की बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट है. तो इसकी एक स्टेटमेंट बनाई जा सकती है. एक्सप्लेन ये स्टेटमेंट लिखकर कि इंटरनल ऑडिट इज सीन एज ए इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट हेल्प द मैनेजमेंट टू अचीव इट्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड परफॉर्म द फंक्शन इन एन ऑर्डरली मैनर. यस, तो आपको यहां पर इन पॉइंट्स को कवर अप करना. इसके ऊपर क्वेश्चन कोई फ्रेम नहीं हुआ, बट हो सकता है लर्न कर लीजिएगा. नेक्स्ट ऑडिट ट्रेल. ऑडिट ट्रेल आप सबको आइडिया है. ऑडिट ट्रेल क्या होता है कि एक ट्रांजैक्शन को ट्रेस करना
फ्रॉम बिगनिंग टू इट्स एंड, कि एक ट्रांजैक्शन कहां से कैसे कैसे होते हुए एंड तक गई है। तो इट इज अ विजिबल ट्रेल ऑफ एविडेंसेस that enable a person to trace a information contained in the report or statement back to its original input source. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के रेफरेंस में यदि हम बात करें, इनपुट सोर्स है वाउचर्स का और स्टेटमेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, P&L अकाउंट. So how a voucher is being recorded into the primary books of account, thereafter posted into the ledger, summarized into the trial balance and then form part of financial statement. तो एक इंफॉर्मेशन को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनी है उसको ट्रेस बैक करना टू द ओरिजिनल इनपुट सोर्स, दैट इज ऑडिट ट्रेल. Records that are maintained as the audit trail may comprises of when changes are made in the records, who made the changes and what kind of data has been changed. क्या चेंज हुआ, कब चेंज हुआ, किसने चेंज किया. To demonstrate that audit trail feature is available in the software and is functional, operating and not disabled, specific internal control need to be designed and implemented which in turn to be evaluated by the auditor. ये है इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट. There is a mandatory requirement under the company law that in case the records are maintained on the computer system, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है, then the software on which the accounting records are being maintained must have audit trail feature. तो ये डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि ऑडिट ट्रेल फीचर फंक्शनल है, ऑपरेट कर रहा है और इसे डिसेबल नहीं किया गया, कुछ इंटरनल कंट्रोल्स को डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना जरूरी है. और जो इंटरनल कंट्रोल डिजाइन एंड इंप्लीमेंट मैनेजमेंट ने करे हैं, जिसका इवैल्यूएशन कौन करेगा, ऑडिटर. कौन से ऐसे कंट्रोल्स हैं that requires implementation and designing by the management and that is to be evaluated by the auditor. ये controls important है. Number 1, controls to ensure that audit trail feature has not been disabled or deactivated. Controls to ensure कि जो user IDs हैं users के, they are assigned to each individual and user IDs are not shared. Controls to ensure that changes to configurations of the audit trail are authorized and logs of record of such changes are being maintained. Control to ensure that access to audit trail and backup is restricted and किन persons ने लॉगिंग किया है, किस person ने access किया है, उसका access log need to be maintained. Controls to ensure that periodic backup of audit trails are taken and archived as per the statutory period specified under the provisions of this act. तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने हैं. डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, इवन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है. तो कौन से कंट्रोल्स हैं दैट आर रिक्वायर्ड टू बी इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन. नंबर 1, controls to ensure that audit trail feature has not been disabled or deactivated. Controls to ensure that user IDs are assigned to each individual and IDs are not shared. Ensure that changes to configuration of the audit trail are authorized and logs of such changes are maintained. इसी तरह से जो एक्सेस है ऑडिट ट्रेल का वो भी ऑथोराइज्ड होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए एंड एक्सेस लॉग इज टू बी मेंटेन. Periodic backup of audit trails are taken and archived as per the statutory period specified under the provisions of respective law. Next एक छोटा सा टॉपिक है, स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है एज सच ए क्वेश्चन की फॉर्म में. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई एम्प्लॉय एट्रिशन रेट. यदि ऑडिटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए बाय द मैनेजमेंट की हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज का एट्रिशन रेट, एम्प्लॉयज को हम का छोड़कर जाना बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, आप रीजंस फाइंड आउट करिए.
तो उसके रेफरेंस में ऑडिटर आपसे जानना चाहता है व्हाट कैन बी द फैक्टर्स जिसके कारण एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहे हैं। दैट मे बी job stress and work life imbalance, wrong policies of the management, unbearable behavior of senior staff, safety concerns, limited opportunities for the promotion, low monetary benefits, lack of labor welfare scheme, lack of qualified and experienced personnel for various levels of work, number of people employed at various work centers excessive or inadequate, lack of facilities for staff training। बड़े सिंपल रीजंस हैं जिसके कारण एक ऑर्गेनाइजेशन में एट्रिशन रेट ऑफ द एम्प्लॉइज में बी ऑन हायर साइड। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर इंटरनल ऑडिट। छोटा सा चैप्टर है जिसमें से आप एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक दो एमसीक्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो नाउ रिवीजन कंप्लीट हो गई है और अब आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस की, सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की एंड देयर आफ्टर इसकी केस स्टडीज एंड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, राइट? तो इसके साथ इस सेशन को यहीं पर ओवर करेंगे और नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।